हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप प्यारे बच्चों। आज फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने हम हाजिर हैं। आज हम 7वीं कक्षा के पाठ विद्युत के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप चाहते हो आपको ये वीडियो लेसन्स और इनकी नोटिफिकेशंस निरंतर मिले और सबसे पहले मिले तो हमारे इस चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हाँ, सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाइएगा और साथ में बेल आइकॉन, ताकि आपको इसके नोटिफिकेशंस निरंतर मिलते रहें। प्यारे बच्चों, आज का युग विज्ञान और तकनीक का युग है। विज्ञान ने मानव जीवन को सहज बनाने के लिए, मानव जीवन को सुखकर बनाने के लिए कितने आविष्कार किए। अगर उन आविष्कारों की गणना की जाए तो हम पाएंगे कि विद्युत एक ऐसा विज्ञान का आविष्कार है जिसने मानव के जीवन को बहुत सहज बना दिया है, बहुत सरल बना दिया है। प्यारे बच्चों, विद्युत हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार से व्याप्त हो चुकी है। सुबह उठते ही हमें पानी की मोटर चलानी हो, बिना किसी मेहनत के एक सरल से प्रयास के साथ पानी अपने आप टंकी में भर जाता है। कुएं से अगर पानी निकालना हो तो वही मोटर अपने आप पानी खींच लेती है। रात को अगर पढ़ाई करनी हो तो केवल एक स्विच भर दबाने से सारा कमरा जगमग हो जाता है और हम सहजता से पढ़ लेते हैं। हमें रेडियो सुनना हो, हमें टेलीविज़न चलाना हो, कुछ भी तो ऐसा नहीं है जो मानव जीवन में विद्युत के बिना संभव हो सकता हो। और आजकल तो विद्युत से चलने वाले वाहन, गाड़ियां भी आ चुकी हैं। प्यारे बच्चों, यह विद्युत क्या है? सबसे पहले बेंज फ्रैंकलिन ने बादलों के अंदर गरजने वाली चमक और तड़ित के रहस्य का उद्घाटन किया था। उसके बाद एक चिकित्सक विलियम गिलबर्ट ने पता लगाया था कि घर्षण के माध्यम से, रगड़ के माध्यम से भी आवेशों की उत्पत्ति की जा सकती है। और उससे आगे बढ़ते हुए अलेक्जेंड्रा वोल्टा ने तो इन आवेशों को, इस विद्युत प्रवाह को एक उपकरण में ही कैद कर दिया था, सेल का आविष्कार करके। और उसके बाद माइकल फैराडे ने इस विद्युत धारा के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करके और चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा को उत्पन्न करके मानव सभ्यता में एक नई क्रांति का सूत्रपात कर दिया था। और थॉमस एडिसन नामक वैज्ञानिक के इसी विद्युत का प्रयोग करते हुए जो बल्ब का आविष्कार किया था, उससे आज भी ये दुनिया जगमगा रही है। प्यारे बच्चों, यह विद्युत किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी है, आज हम इसके बारे में कुछ क्रियाकलाप करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं एक आश्वासन हमारे बच्चों से चाहूँगा। हम यहाँ कुछ क्रियाकलाप करेंगे। विद्युत का कोई भी क्रियाकलाप, कोई भी गतिविधि आप अपने आप नहीं करेंगे, केवल शिक्षक की देख रेख में करेंगे, उन्हें समझेंगे और सीखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्यारे बच्चों, विद्युत उपकरणों में सबसे सहज और सरल जो उपकरण होता है, जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं गतिविधियों में, वह है हमारी टॉर्च। प्यारे बच्चों, जब कभी भी हमारे घर की विद्युत, लाइट, बिजली चली जाती है तो हमें सबसे पहले जिस उपकरण की याद आती है वह होती है हमारी टॉर्च। टॉर्च, कभी उसकी संरचना को समझने का प्रयत्न किया है? एक छोटा सा विद्युत उपकरण, उसके अंदर क्या क्या होता है, आइए उसके घटकों के बारे में जानते हैं। देखिए, मेरे पास एक ये सामान्य टॉर्च है। कभी इस टॉर्च को खोल करके देखें। कुछ टॉर्च हमारी पीछे से खुलती हैं, कुछ आगे से। और ये टॉर्च, इसके अंदर एक स्विच है, जैसे ही लाइट जाती है हम इसको सरका करके, स्लाइड करके, देखिएगा अब ये स्थिति में है, इसके अंदर थोड़ा सा दबाव बनाएंगे, आगे सरकाएंगे तो सरक गया। देखिए अब इससे रोशनी आ रही है। इसको थोड़ा सा पीछे करेंगे, रोशनी बंद, बल्ब से निकलनी रोशनी बंद। थोड़ा सा आगे करेंगे, रोशनी चालू। इस प्रकार से हम इस उपकरण का उपयोग करते हैं। इस उपकरण के अंग क्या क्या हैं, आइए देखते हैं। आप टॉर्च को जब खोल करके देखेंगे
तो इसके अंदर कुछ टॉर्च पीछे से खुलती हैं, कुछ आगे से खुलती हैं। मेरे पास जो ये टॉर्च है इसको खोल करके देखते हैं तो ये आगे से खुल रही है। इसके अंदर एक बल्ब जो एक होल्डर में लगा हुआ है और इसके अंदर देखेंगे तो हमारे ये कुछ सेल, इस आकृति को सेल कहा जाता है। सबसे पहले हम इसी की संरचना के बारे में जानते हैं। प्यारे बच्चों, सेल वास्तव में क्या है, इसकी आकृति को समझने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, यह एक विद्युत का स्रोत होता है। स्रोत से अभिप्राय इससे हमें विद्युत मिलती है और इसके अंदर विद्युत कहाँ से आती है? प्यारे बच्चों, रासायनिक क्रियाओं से विद्युत को उत्पन्न किया जाता है। इसके अंदर कुछ रसायन सम्मिलित होते हैं जो आपस में अंतःक्रिया करते हैं, जिसके कारण विद्युत उत्पन्न होती है और उस विद्युत का उपयोग हम हमारे उपयोग के लिए करते हैं। इसकी संरचना को अगर हम देखेंगे तो ऊपर से आकर्षक बनाने के लिए विभिन्न रंगों के हो सकते हैं। ये आवश्यकता और उपयोग के अनुसार भिन्न भिन्न रंगों के और भिन्न भिन्न आकार के हो सकते हैं। देखिएगा, एक आकार ये, दूसरा आकार ये। देखिएगा, कुछ मोटाई में अंतर, कुछ लंबाई में अंतर। तीसरा आकार ये, अलग अलग। चौथा आकार इस प्रकार का हो सकता है। देखिएगा बनावट। अगर हम सभी सेलों की संरचना के अंदर कुछ उभयनिष्ठ बिंदुओं को देखेंगे, कुछ कॉमन तथ्य देखेंगे कि सब के अंदर एक जैसी चीजें क्या है। आकार की भिन्नता के अतिरिक्त प्रत्येक सेल में कुछ समानताएं होती हैं। उन समानताओं पर हम ध्यान देते हैं। देखिएगा, प्रत्येक सेल के अंदर दो सिरे, ये बेलन आकार का है, ये हमारा घनाभ आकार का है। इनके अंदर दो सिरे, एक ऊपर की तरफ देखिएगा, टिप जो दिखाई दे रही है छोटी सी रोड की, और एक बिल्कुल समान सिरा। छोटे सेल में भी इसी प्रकार से एक टिप ऊपर की तरफ उठी हुई और एक प्लेन। बड़े सेल में भी एक टिप ऊपर और एक सेल। केवल आकार और रंग अलग हो सकता है, लेकिन एक टॉप और एक बॉटम, इनको हम टर्मिनल बोलते हैं। और इसमें एक और विशेष समानता है कि जो भी टर्मिनल है उस पे एक प्लस का निशान और एक घटा का। इसे हम विद्युत की दृष्टि से धन टर्मिनल और ऋण टर्मिनल कहते हैं। धन सिरा और ऋण सिरा। प्रत्येक सेल में दो सिरे होते हैं, दो बिंदु होते हैं, दो टर्मिनल होते हैं, एक जिस पर प्लस का निशान, एक जिस पर माइनस का निशान। इन संकेतों को दर्शाने के लिए कुछ अन्य प्रतीकों का भी प्रयोग किया जा सकता है, जैसे प्लस और माइनस। कुछ सेल में ये लाल और काले भी दर्शाए गए होते हैं। कुछ सेल्स में एनोड और कैथोड लिखा जाता है, कुछ सेल्स में पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा जाता है, लेकिन सबका अभिप्राय एक ही है। तो वो टर्मिनल्स को, उन सिरों को पहचानने का एक तरीका है। दो तरह से इसे हम परिपथ में संयोजन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक विद्युत धारा के लिए इधर से योजित, एक इधर से। और जो हमारा इस प्रकार का चपटा जो सेल था, उसमें प्लस और माइनस दोनों सिरों पे देखिएगा, इधर ये माइनस और इधर ये प्लस, यानी इसमें ये सिरा हमारा माइनस वाला ऋण टर्मिनल और प्लस वाला ये धन टर्मिनल, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव। ध्यान रखेंगे, पॉजिटिव के लिए धन, जमा के लिए धन, ऋण टर्मिनल के लिए माइनस, जमा पॉजिटिव के लिए लाल, ऋण के लिए काला। देखिएगा, इसमें लाल, यहाँ काला सिरा। दो टर्मिनल हैं, एक लाल और एक काला।
तो इस प्रकार से भी इस युक्ति को प्रयोग किया जा सकता है। सेल के प्रकारों का विभाजन आपको आकार के हिसाब से मैंने बताया, उन आकारों का नामकरण AA, AAA, UM इस प्रकार से भी पहचान के लिए किया जाता है। आप अपने रिमोट कंट्रोल के सेल निकाल करके देखें, आप अपने घर में चलने वाली दीवार घड़ी के सेल निकाल करके देखें, अपने रेडियो के, अपने टॉर्च के सेल निकाल करके देखें और उनके आकारों की भिन्नता और उनके ऊपर लिखे हुए कोड को समझने का प्रयत्न करें, तो आप यह भी जान सकते हैं कि किस आकार के सेल को किस प्रकार से नामित किया जाता है। प्यारे बच्चों, इनके अतिरिक्त भी सेल के कई भेद होते हैं। जैसे ये देखिए, कुछ सेल ऐसे होते हैं जिनका हम एक बार प्रयोग करें और उनके अंदर जो रसायन हैं, उनकी अंतःक्रिया जो आपस में होती है और अंतःक्रिया के पश्चात जैसे रसायनों की समस्त अभिक्रियाएं हो चुकी हों, वो रसायन समाप्त हो जाते हैं, विद्युत उत्पन्न करना बंद कर देते हैं, तो वो फिर फेंक दिए जाते हैं, वो सामान्य सेल बोले जाते हैं। और कुछ सेल ऐसे होते हैं जिन्हें बार बार जब रसायन उपयोग करते हैं और वो पुनः एक बार समाप्त होने के बाद पुनः चार्ज किए जा सकते हैं, उनको चार्जेबल सेल बोलते हैं, यानी पुनः उनके अंदर ऊर्जा को संचित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त भी कई प्रकार के सेल होते हैं, उन्हें हम अगली कक्षाओं में समझेंगे। प्यारे बच्चों, सेल के बाद जो हमारी टॉर्च का दूसरा प्रमुख घटक है वह होता है बल्ब। प्यारे बच्चों, आपने अनेक प्रकार के बल्ब कमरों में लगे देखे होंगे। दिवाली की लड़ियों के अंदर जलने टिमटिमाने वाले बल्ब, आपके टेबल लैंप में लगने वाला बल्ब। जिस प्रकार से सेल हमारे अलग अलग प्रकार के होते हुए भी उनके अंदर कुछ समानताएं होती हैं, उसी प्रकार से बल्ब कोई भी किसी भी प्रकार का हो, उनके अंदर भी कुछ समानताएं होती हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं। बल्ब की संरचना को समझने के लिए सबसे पहले मैं एक बड़े बल्ब को लेता हूं। प्यारे बच्चों, ये देखिएगा, इस बल्ब के अंदर एक कांच का आवरण है, उसके नीचे यह एक धातु का आधार है और बल्ब को पकड़ने के लिए सिरों पर दो कुछ ये क्लैंप होल्डर्स लगाए गए हैं और इसमें देखिएगा यहाँ से दो तार निकले हुए हैं और ये एक तंतु से आपस में जुड़े हुए दूसरे तंतु से पुनः नीचे की ओर आते हैं। प्यारे बच्चों, जब इसके अंदर से विद्युत गुजरती है तो यह तंतु दीप्त होकर के प्रकाश उत्पन्न करता है। विद्युत प्रवाहित कैसे होती है, इसमें नीचे दो बिंदु दे रखे हैं। एक युक्ति इसके लिए प्रयोग की जाती है जिसमें यहाँ पर स्पर्श करके यहाँ से विद्युत गुजरती हुई तंतु से गुजर करके दूसरे से बाहर निकलती है। अब एक दूसरे बल्ब को देखते हैं, क्या उसमें भी इसी प्रकार से है। प्यारे बच्चों, ये देखिए, इसमें भी इसी प्रकार से देखिएगा, ये आवरण के अंदर ढका हुआ हमारा दीप्त होने वाला तंतु और उसके नीचे ये दो बिंदु विद्युत के प्रवेश के लिए और निकास के लिए। उसी प्रकार से किसी भी प्रकार का बल्ब लें, युक्तियां वही होती हैं। ये देखिए एक अन्य प्रकार का बल्ब, इसके अंदर प्रकाश को अभिसारित करने के लिए, ताकि आँखों को वो चुभे नहीं, इसको अंदर से सफ़ेद कर दिया गया है। इसी के अंदर वो बल्ब का तंतु है और यहाँ पर अलग प्रकार से विद्युत के लिए एक बिंदु उसका ये काले के पास बिल्कुल और दूसरा बिंदु ये बाहर का, यानी एक तरफ से विद्युत प्रवेश करेगी, दूसरी तरफ से निकलेगी। इसके भी दो टर्मिनल, दो सिरे, प्रत्येक बल्ब के दो सिरे विद्युत के प्रवेश के लिए और निकास के लिए। प्यारे बच्चों, हमारा छोटा बैटरी का बल्ब, इसके अंदर भी बिल्कुल यही युक्ति है। देखिएगा, एक सिरा यहाँ बिल्कुल इस ब्लैक के काले रंग के टॉप पर जहाँ से विद्युत जा सकती है और दूसरा सिरा इसके चारों तरफ के, यानी एक तरफ इधर और एक तरफ इधर, और इसके अंदर भी एक तंतु है
जो ध्यान से, क्योंकि ये छोटा होने के कारण ध्यान से आपको देखना पड़ेगा, तो इस तंतु को आप देख पाएंगे। प्यारे बच्चों, क्या आपने सोचा है अगर यह तंतु टूट जाए तो क्या हमारा बल्ब दीप्त होगा? नहीं, क्योंकि तंतु ही गर्म होकर के विद्युत को प्रकाश में बदलता है। तंतु अगर खंडित हो जाएगा, टूट जाएगा, तो हमारा विद्युत का प्रवाह रुक जाएगा और वह रोशनी, वह प्रकाश नहीं देगा, वह दीप्त नहीं होगा, वह नहीं जलेगा। प्यारे बच्चों, जैसे हमारा ये बल्ब है, हमें इसके अंदर विद्युत धारा को प्रवाहित करना है, तो इसके लिए हमें इसके 2 सिरों पर विद्युत को जोड़ना होगा। तो बार बार अगर हम यहाँ पर विद्युत के तारों को जोड़ेंगे या बल्ब खराब होने पर बदलेंगे तो हमारे लिए वो सहज नहीं होगा। इसके लिए एक युक्ति का, एक उपकरण का प्रयोग किया जाता है जिसे बल्ब का होल्डर कहते हैं। वह बल्ब के अनुसार, वह प्रत्येक बल्ब के अनुसार अलग अलग होता है। जैसे सबसे पहले हम टॉर्च के होल्डर को देखते हैं। प्यारे बच्चों, जब हम टॉर्च को खोलते हैं तो उसका इस प्रकार से एक रिफ्लेक्टर होता है, और इसको जब हम खोलेंगे तो इसके अंदर हमारे बल्ब का होल्डर इस प्रकार का होता है। देखिए, ताकि ये सहजता से इसमें डाला तो इसका एक सिरा हमारा यहाँ से सेल से जुड़ जाएगा और दूसरा हमारे स्विच से, युक्ति से आकर के यहाँ जुड़ जाता है और यहाँ विद्युत प्रवाहित करता है। और इसका रिफ्लेक्टर प्रकाश को दूर तक फेंकने का काम करता है, और इस प्रकार से इसको हम फिर से जोड़ सकते हैं, सहजता से इसके अंदर चला जाता है। तो बल्ब को सहजता से उपकरण में लगाने के लिए, फिट करने के लिए, विद्युत की आपूर्ति करने के लिए जिस युक्ति का प्रयोग किया जाता है उसे विद्युत होल्डर कहा जाता है। हमारे घरों में बल्ब के लिए प्रयोग किया जाने वाला सामान्य होल्डर ये देखिएगा, ये 2 बिंदु इसके अंदर विद्युत की आपूर्ति के लिए, ये देखिएगा, और यहाँ इन दोनों तारों से उनको विद्युत की आपूर्ति की जाती है। इनमें बल्ब को बार बार बदलना, फिट करना बड़ा सहज रहता है। केवल इसमें डाला, दबाया और अपने आप इनके साथ जुड़ गया। देखिए कितना सहज है। और बदलना हो, दबाया, निकाला। ये हमारी सहजता और सरलता के लिए बनाई गई युक्तियाँ हैं। प्यारे बच्चों, विद्युत का चालन विद्युत के चालकों के अंदर से होता है। हमारे सामान्य जीवन में विद्युत के उपकरणों में प्रयोग किए जाने वाले चालकों को इस प्रकार से हम देख सकते हैं। उन्हें हम सामान्य भाषा में तार कहते हैं। इनके अंदर हमारा प्लास्टिक या रबर से ढका हुआ एक चालक होता है। कहीं भी विद्युत का प्रवाह करना हो, हमें विद्युत की आपूर्ति लेनी हो, तो इनको हम जोड़ते हैं। सेल हमारे विद्युत के स्रोत हैं। अगर सेल से हमें विद्युत प्राप्त करनी हो तो इसके 2 टर्मिनल आपको बताए थे, जमा और घटा, धन और ऋण, पॉजिटिव और नेगेटिव। हम एक चालक को, एक तार को इसके पॉजिटिव सिरे पर, एक चालक को इसके पॉजिटिव सिरे पर लगाएंगे और दूसरे को ऋण। इस प्रकार इन दोनों चालकों से विद्युत का प्रवाह हम ले सकते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, हम इस तार को कितनी देर कैसे पकड़ के रखेंगे? इसके लिए भी हमें कोई सहज युक्ति चाहिए। तो इस प्रकार के सेल को, इससे विद्युत आपूर्ति प्राप्त करने के लिए भी एक युक्ति अपनाई जाती है, उसको सेल होल्डर कहा जाता है। प्यारे बच्चों, इसमें एक डब्बे के अंदर 2 सिरे लगाए जाते हैं, एक ये स्प्रिंग और एक इस तरफ, दोनों ये 2 चालक, और इनसे हम विद्युत की आपूर्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसको इस प्रकार से डाला जाता है कि ऋण सिरा स्प्रिंग की तरफ और धन सिरा ऊपर की तरफ। इस प्रकार इस सेल को सहजता से भी जहां हमें इस्तेमाल करना हो, इससे धन और ऋण टर्मिनल से हम विद्युत की आपूर्ति प्राप्त कर सकते हैं।
जैसे इस सेल का प्रयोग हमें यहाँ करना है तो यहाँ ये विद्युत देने लग जाएगा। हमारे रेडियो के अंदर, टॉर्च के अंदर भी इसी प्रकार लगे होते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर हमें विद्युत की आपूर्ति एक निश्चित मात्रा से अधिक करनी हो तो हमें एक से अधिक सेलों का संयोजन करना पड़ता है। तो उसके लिए भी एक विशेष विधि है। जब हमें एक से अधिक सेल्स का संयोजन करना हो तो उसमें देखिएगा धन टर्मिनल, ऋण टर्मिनल, एक सेल का धन टर्मिनल, दूसरे का ऋण टर्मिनल, दूसरे को जोड़ेंगे तो हम पहले का ऋण टर्मिनल दूसरे के धन टर्मिनल से जोड़ेंगे। इस प्रकार से जोड़ा जाएगा। अब ये दोनों सेल मिल करके एक विद्युत स्रोत का काम करेंगे। इधर ऋण हो जाएगा और इधर धन। अगर 3 सेल जोड़ने हो तो इसी प्रकार से तीसरे सेल का धन सिरा दूसरे सेल के ऋण से, या अब इन तीनों सेलों की सम्मिलित विद्युत आपूर्ति हमें कैसे मिलेगी? इस सिरे से ऋण आपूर्ति और इस सिरे से धन आपूर्ति, तीनों मिलकर के। इसी प्रकार से हम 2, 3, 4, 5, 6 कितने ही सेल जोड़ सकते हैं। इसी प्रकार से बड़ी टॉर्च में कई सेल्स का उपयोग किया जाता है, बड़े रेडियो में कई सेल्स का उपयोग किया जाता है और छोटे रेडियो, छोटे टॉर्च में एक सेल होता है। तो एक से अधिक सेल्स के संयोजन के लिए इस प्रकार की युक्तियों का हम प्रयोग करते हैं। कई बार हम देखते हैं कि 2 सेल्स इस प्रकार से रखे होते हैं, तो उसमें किस प्रकार से किया जाता है कि ऊपर वाले सेल का, एक सेल का हमारा ये सिरा, धन सिरा एक चालक के द्वारा, एक तार के द्वारा जोड़ दिया जाता है। देखने में हमें यह ऐसे लग रहा है कि दोनों एक ही तरफ रखे हुए उसके अंदर जुड़े हुए हैं, जबकि वास्तव में वो कैसे जुड़े होते हैं कि एक सेल का धन सिरा दूसरे सेल के ऋण सिरे से जुड़ा होता है और इनकी आपूर्ति कहाँ से मिलेगी? इसके ऋण से और इसके धन से। इस प्रकार से सेलों का संयोजन किया जा सकता है। एक और विशेष बात जो हमें ध्यान रखनी है, जब किसी भी उपकरण में, किसी भी युक्ति में एक सेल लगाया जाए तो उसे सेल कहा जाता है, और एक से अधिक सेलों को अगर जोड़ दिया जाए तो उसे बैटरी कहा जाता है। इस होल्डर में हम एक सेल लगाएंगे तो इसको हम सेल कहेंगे। लेकिन जैसे देखिए मेरे पास ये एक 4 सेल का होल्डर है, इसके अंदर अगर हम 4 सेलों को डाल दें और इसको बंद करें तो इस पूरी युक्ति को, इसमें से ये हमारा धन और ऋण बाहर आएगी आपूर्ति, इस पूरी युक्ति को हम बैटरी कहेंगे। फिर यह सेल नहीं है, केवल एक सेल, उसको हम सेल कहेंगे। एक से अधिक सेल्स को जब जोड़ करके उससे आपूर्ति प्राप्त करते हैं तो उसे बैटरी कहा जाता है। प्यारे बच्चों, इन्वर्टर में लगने वाली बैटरी हमारी कई सेल्स का संयोजन होती है, इसीलिए उसे बैटरी कहा जाता है। हमारे मोबाइल में पीछे जो लगी होती है बैटरी, वह भी कई सेल्स का संयोजन होती है, इसीलिए उसे बैटरी कहा जाता है। तो हमें सेल और बैटरी की भिन्नताओं का ध्यान रखना है। तो आइए बच्चों, सेल और हमारी टॉर्च के बल्ब का प्रयोग करके हम स्वयं एक बल्ब को दीप्त करने का प्रयास करते हैं। इस क्रियाकलाप को आप ध्यान से देखें। प्यारे बच्चों, मेरे पास ये कुछ क्रियाकलाप के लिए सामान है। देखिएगा, एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा टॉर्च का बल्ब, बिल्कुल ठीक, होल्डर जिसका फिलामेंट जुड़ा हुआ। एक ये हमारा सेल डला हुआ होल्डर जिसके अंदर 2 सेल डले हुए हैं। अब इसको हम बैटरी कह सकते हैं। और दोनों सेलों से विद्युत की आपूर्ति प्राप्त करने के लिए 2 सिरों से, एक नीले तार से बाहर निकाल लिया और दूसरा सफ़ेद तार से,
ये हमारे योजक तार, जोड़ने वाले चालक, ये हम यहाँ पर रख देते हैं। और इस बल्ब को तारों से जोड़ने के लिए ये होल्डर, देखिएगा इसके दो बिंदु बल्ब के, एक ये और दूसरा ये सिरा, इनको हम विद्युत की आपूर्ति करेंगे सहजता के लिए होल्डर में। और इससे जुड़े हुए हमारे दोनों तार, इसको हम देखेंगे और जोड़ते हैं हम नीले तार को नीले तार से और सफ़ेद तार को सफ़ेद तार से। देखिएगा फिर हमारा बल्ब दीप्त होता है कि नहीं। हमने ये जोड़ दिया, केवल हमने बैटरी और बल्ब का प्रयोग किया। देखिएगा हमने होल्डर का एक तार बल्ब का ले करके इसके पॉजिटिव टर्मिनल से, दूसरा सफ़ेद नेगेटिव टर्मिनल से, और दोनों को जोड़ दिया। तो हमारी विद्युत आपूर्ति यहाँ से होते हुए, बल्ब से होते हुए, बल्ब को दीप्त करते हुए इधर से बह रही है। प्यारे बच्चों, किसी भी उपकरण के साथ विद्युत को जोड़ने की व्यवस्था को विद्युत का परिपथ कहा जाता है। यह परिपथ यानी विद्युत का पथ, विद्युत के बहने का पथ। और विद्युत परिपथ की दो विशेषताएं हैं, दो प्रकार से याद किया जा सकता है, बंद परिपथ और खुला परिपथ। विद्युत का बंद परिपथ वह परिपथ होता है जिसमें विद्युत पूरा एक चक्र पूरा करे, एक इधर से बहती हुई आई और इस उपकरण से, बल्ब से या जो भी विद्युत का उपकरण लगा हुआ उससे होती हुई वापस दूसरे ध्रुव तक, दूसरे टर्मिनल तक पहुंच जाए, तो उसको हम विद्युत का बंद परिपथ कहते हैं। हमें ध्यान रखना है, जब वो उपकरण चलेगा, बल्ब दीप्त होगा तो वो बंद परिपथ होगा। और जब उसके मार्ग को हम अवरुद्ध कर दें, रास्ते में रोक देंगे, जैसे ये हमने यहाँ से बीच से इस चालक को, इस सिरे को खोल दिया, अब हमारा ये बल्ब बंद, तो बल्ब के बंद होने से परिपथ खुल गया, ये खुला हुआ रास्ता है, तो ये परिपथ खुला परिपथ है। और बंद परिपथ जब बल्ब दीप्त होगा, ये बंद परिपथ, खुला परिपथ ये, बंद परिपथ ये। एक और विशेष बात देखो बच्चों, मैंने पहले आपको नीले तार को काट के बल्ब को बंद करके दिखाया था और चालू करके दिखाया था। अब हम सफ़ेद तार को हटा करके देखेंगे, यानी परिपथ को सफ़ेद तार की तरफ से खोल करके देखेंगे, तब भी हमारा बल्ब दीप्त रहता है कि नहीं। देखिए ये हमने सफ़ेद तार को खोल दिया और ये बल्ब हमारा बंद, यानी नीले तार की तरफ से परिपथ को खोलें तो भी बल्ब बंद हो जाता है, और सफ़ेद तार की तरफ से खोलें तो भी बंद, और इधर से जोड़ेंगे तो फिर जलेगा। यानी नीले तार की तरफ से परिपथ को बंद करें, नीले तार की तरफ से परिपथ को तोड़ें, या सफ़ेद तार की तरफ से परिपथ को तोड़ें, धन की तरफ से तोड़ें या ऋण की तरफ से, दोनों स्थितियों में बल्ब बंद होता है। एक और विशेष बात, क्या हम दोनों तार बल्ब के एक ही धन या ऋण पर लगाएं तो बल्ब जलेगा? देखिए करके देखते हैं। मैं बल्ब के दोनों तार इसके धन सिरे पर लगाता हूँ। देखिएगा नीले तार में मैंने धन सिरा दोनों जोड़ दिए और हमारा बल्ब दीप्त नहीं हुआ। और बल्ब के दोनों सिरे, दोनों तार अगर मैं ऋण या सफ़ेद से जोड़ दूं तो क्या हमारा बल्ब दीप्त होगा? देखिए अब भी नहीं जला। और मैं यदि बल्ब के दोनों सिरे और सेल के दोनों सिरे आपस में बदल दूं, धन टर्मिनल को ऋण से और ऋण को धन से, तो क्या हमारा बल्ब जलेगा? देखिए ये हमारा बल्ब जल गया। नीले को सफ़ेद से जोड़ा, सफ़ेद को नीले से, तो भी हमारा बल्ब दीप्त हो गया, जल गया, प्रकाश दे रहा है। इसका अभिप्राय परिपथ पूरा और बंद होना चाहिए,
चाहे धन टर्मिनल को ऋण से लगाएं या ऋण को धन से, बल्ब का, हमारे टॉर्च के बल्ब का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन परिपथ को हम किधर से ही खोल दें, धन से या ऋण से, वह बल्ब दीप्त होना बंद हो जाता है। अब तार को अगर हम बार बार जोड़ेंगे, हटाएंगे, ट्विस्ट करेंगे तो यह सहज नहीं होता, तार टूट भी सकता है। तो इसके लिए प्यारे बच्चों एक युक्ति का प्रयोग किया जाता है जिसको स्विच बोलते हैं। की, कुंजी, देखिए वह क्या होती है, ये देखिए, इसमें एक बार तार के सिरों को इसमें लगा दिया जाता है और एक तार इधर और एक तार इधर, और फिर बड़ी सहजता से इसमें कुंजी को डालेंगे तो ये बल्ब दीप्त हो रहा है। और बंद करना होगा तो इसको निकाल लेंगे, अगर जलाना होगा, दीप्त करना होगा तो इसको लगा देंगे। यह बीच में एक योजक का काम करता है। यही हमारा स्विच का उद्देश्य होता है। इसके लिए हम इस तरह की, देखिएगा स्विच की प्रक्रिया कैसी होती है, इस तरह से हम दबाएंगे ऑन, छोड़ेंगे ऑफ, छोड़ते ही ये परिपथ को खोल देगा, ये परिपथ को खोल देगा और हमारा उपकरण बंद, और दबाते ही यह परिपथ को बंद कर देगा और हमारा उपकरण चालू। हमारे विद्युत के स्विचों के लिए घरेलू परिपथों में इसी युक्ति का प्रयोग होता है जिसे हम स्विच कहते हैं। ऑन करते ही ये परिपथ को चला देगा और ऑफ करते ही बंद कर देगा। इस युक्ति का प्रयोग करते हैं। हम इस कुंजी के स्थान पर इसको भी लगा सकते हैं। इस तरह से देखिए, ऑन, ऑफ, परिपथ बंद, परिपथ खुला। यह थोड़ा सा भ्रामक सा प्रतीत होता है। हम बोलचाल में बंद स्विच में क्या बोलते हैं, बल्ब बंद, पंखा बंद, लेकिन परिपथ में हम इसका विपरीत अर्थ निकालेंगे। बंद परिपथ में हमारा बल्ब जलेगा, खुले परिपथ में बल्ब बंद होगा। उम्मीद है बच्चों आपको आज का विषय स्पष्ट हो गया होगा, लेकिन मेरी बताई गई बातों के साथ साथ सावधानी को भी याद रखना है कि आप अपने घर में विद्युत उपकरणों के साथ छेड़छाड़ न करें और स्वयं इन प्रयोगों को, क्रियाकलापों को करने की कोशिश न करें। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर एक नए विषय के साथ, तब तक बाय।